हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एडो। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारी जो सेल बायोलॉजी सीरीज चल रही है उसी के अंदर एक और ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं जो है माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियस की बात की थी, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि सेल में ये कैसे कहाँ क्यों होता है। जैसे ये सेल है, जैसे ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसे ही इस सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन सेल की क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। जैसे न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की भी डबल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती? सॉरी, डबल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी। ठीक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। ठीक है, और इसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसके अंदर खुद का आरएनए पाया जाता है। और ये सेमी ऑटोनोमस टाइप का सेल ऑर्गेनील है। कैसे टाइप का सेल ऑर्गेनील है? सेमी ऑटोनोमस, जो आधे काम तो खुद कर लेता है, आधे काम के लिए सेल पर डिपेंड रहता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस यानी ऊर्जा ग्रह। यहाँ से ही ऊर्जा सेल को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, द माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन मीन्स सिंगुलर वर्ड है माइटोकॉन्ड्रियन। इसको हम पुराने टाइम पे कॉन्ड्रियोब्लास्ट भी कहते थे। ठीक है, प्लूरल वर्ड इसका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं। और पुराने टाइम पे इसको क्या बोलते थे? कॉन्ड्रियोसोम बोलते थे। ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल membrane बाउंड ऑर्गेनील। ये कैसा ऑर्गेनील है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये कहाँ पाया जाता है? सभी यूकैरियोटिक सेल में, यानी कि मोनेरा किंगडम को छोड़कर ये सभी चारों किंगडम में पाया जाएगा। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। ये किसने दिए थे? 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम किसने दिए थे? ये मुझे आप कमेंट में बताओ। ठीक है, इट इज इट इज पॉपुलरली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसे क्या कहते हैं? बिजली घर कहते हैं। किसका? कोशिका का। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी ये समझ लो एनर्जी के सिक्के हैं जो इसके पास जो इसके पास होते हैं, और जो ये बनाता है। ठीक है, एटीपी को बनाता है, निर्माण करता है उसका, और इसके पास एनर्जी स्टोर भी रहती है, जिससे ये सेल को समय समय पर देता रहता है। ठीक है, because it generate most of the cells supply of adenosine triphosphate यानी ATP। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। द मेन एनर्जी करेंसी यूज फॉर सेलुलर एक्टिविटी। क्योंकि ये क्या जनरेट करता है? एटीपी को जनरेट करता है। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन के पास कितने फॉस्फेट हैं? 3 फॉस्फेट हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट रह जाएंगे, एक हट जाएगा, ऐसे होते हैं। जैसे ये एडिनिन है और इसके पास 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ऐसे लगे रहते हैं। ठीक है, अब इसके हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। और ये क्या है? मेन एनर्जी करेंसी है जो सेलुलर एक्टिविटी के लिए यूज होती है। अदर पॉइंट, प्रेजेंट इन नियरली ऑल यूकैरियोटिक सेल, यानी सभी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, कुछ को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। जैसे एब्सेंट होती है मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मैच्योर आरबीसी क्या करती है? O2 को सेल्स के पास लेके जाती है। अगर मैच्योर आरबीसी के पास ही
माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वो आगे जाने देगा O2 को? वो ये कहेगा भाई नहीं, मैं यूज़ कर लेता हूँ ना एरोबिक रेस्पिरेशन में, तुम क्या करोगे वहाँ ले जाके, मैं ही यूज़ कर लेता हूँ। तो ये रास्ते से रास्ते उस O2 को ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसके पास नहीं होती है। नंबर वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनील टू ऑर्गेनील। इसके जो नंबर हैं वो सेल टू सेल वेरी करते हैं, यानी कि कुछ सेल में 1000 2000 की संख्या में हो सकते हैं और कुछ सेल में सिर्फ एक हो सकता है। ठीक है, अ सिंगल लिवर सेल में कंटेन 1000 to 2000 माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी कि एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 1000 से 2000 तक हो सकते हैं, किसमें, लिवर सेल में। ऐसे ही मैं आपको और भी एग्जांपल बता दूं, जैसे हमारी जैसे कि स्पर्म सेल होती है, जैसे कहाँ लिखूँ मैं, इधर लिखते नीचे, जैसे हम यहाँ लिखे हैं, जैसे स्पर्म सेल होती है। स्पर्म जो होता है बहुत छोटा होता है, तो उसके पास कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 25 होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें लिवर सेल तो बता दिया, 1000 से 2000 ज़्यादा ही हो गए वैसे, 1500 1600 के समथिंग होते ही हैं। स्केलेटल मसल सेल जो होती हैं उनमें भी ज़्यादा होते हैं, समथिंग के 1500 से 1600 के समथिंग होते हैं। क्यों होते हैं इसमें ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा फंक्शन करती हैं, यानी कि हमारे जो हाथ पर जो वॉलेंट्री मसल हैं, स्केलेटल मसल हैं, या हमारी ऐच्छिक मांसपेशियाँ हैं, जो जैसे कि हाथों की पैरों की, जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं, उनमें क्या है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे किडनी की सेल, में कितनी होती हैं, 500 लगभग 500 होती हैं, ऐसे लगा लो 300 से 500 या लगभग 500 लिख लो। स्पर्म सेल में 25 होती हैं, और कहाँ होती हैं, मिडिल पीस में होती हैं। ठीक है, मिडिल पीस में। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना ऑर्गेनील टू ऑर्गेनील, ये नहीं होगा, यहाँ होगी सेल टू सेल। नंबर वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। अ सिंगल लिवर सेल में कंटेन 1000 to 2000, मतलब 1500 1600 के समथिंग होती है लिवर सेल में। ठीक है, ऐसा मान लो, 2000 तो नहीं होगी। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। जैसे क्रेब साइकिल चलती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। अब मैं ये थोड़ा समझाऊँ एरोबिक रेस्पिरेशन की कैसी ये साइट है, यही समझाऊँ, नीचे इधर नहीं, इधर समझाती हूँ। जैसे कि मान लो ये क्या है, सेल है, ये मान लेते सेल है, और मैं इधर न्यूक्लियस नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया बनाती हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरे कलर लेते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी आउटर लेयर है, और इसकी ये इनर लेयर है। ठीक है, जब ग्लूकोज यहाँ पे होगा, ग्लूकोज यहाँ पर होगा, कहाँ है ये, क्या है ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है। और जब यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज होगा, यहाँ पर ग्लूकोज होगा, तो यहाँ पर क्या चलेगी, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलेगी। कौन सी साइकिल चलेगी, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। और उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ठीक है, उससे क्या बनेगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज कौन सी साइकिल चलेगी, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज है इसके पास कितने कार्बन है, इसके पास 6 कार्बन है। ठीक है, इसके पास कितने कार्बन है, 6। और जो पायरुविक एसिड बनेगा या पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट, इसके पास कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन का होगा ये। तो यानी कि कितने मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुवेट के, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है वो कहाँ चल रही है, वो चल रही है साइटोप्लाज्म में। वो क्या कर रही है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रही है और पायरुवेट बना रही है। कितने मॉलिक्यूल पायरुवेट के बना रही है, 2 मॉलिक्यूल बना रही है। अब जो पायरुवेट है
यानी जो पायरुवेट है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये क्या है, ये इसकी आउटर लेयर है और ये इसकी इनर लेयर है और इसके अंदर जो लिक्विड भरा पड़ा है ये क्या है, इसका मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें ग्रेन्यूल्स भी होंगे और क्या होगा, ग्रेन्यूल्स भी होंगे और मैट्रिक्स भी होगा। अरे यार ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। इसमें होंगे ग्रेन्यूल्स और इस मैट्रिक्स के अंदर और क्या पड़े होंगे, डीएनए पड़ा होगा ऐसे ही। तो अभी हमें इतना वो नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि पायरुवेट का क्या होता है। पायरुवेट क्या करेगा, हमारे पास ग्लूकोज था 6 कार्बन वाला, कौन सी क्रिया चली, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चली, क्या बने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट कहाँ जाएंगे, ये एंट्री करेंगे किधर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाकर ये कौन सी साइकिल चलाएंगे, फिर वहाँ पर कौन सी साइकिल चलेगी, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल चलने से पहले यहाँ पर इसके पायरुवेट में कुछ चेंज आएंगे। चेंज कैसे आएंगे, ये पायरुवेट मैट्रिक्स के अंदर क्या बना लेगा, एसिटाइल CoA बना लेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बना लेगा। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ये क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम क्या है, लिंकिंग है। किसकी लिंकिंग है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए उस मॉलिक्यूल में क्या है, लिंक बना रहा है एक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटाइल CoA बन जाएगा। एसिटाइल CoA से फिर कौन सी क्रिया चलेगी, क्रेब्स साइकिल चलेगी, जिससे क्या बनेगा, क्रेब्स साइकिल द्वारा एसिटाइल CoA से क्या क्या बनेगा बताओ, देखो क्या बनेगा, इधर बताती हूँ मैं। अरे 3 तो क्या बनेंगे, NADP NADH बनेंगे, सॉरी। ठीक है, और एक क्या बनेगा, FADH2। यहाँ पे क्या है ना, सब कुछ किचपिच हो गया, मैं इसे दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, अभी इतना समझ लो, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ग्लूकोज को 2 पायरुवेट में बदलती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ग्लूकोज को 2 पायरुवेट में बदलती है और ये क्रिया कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म में। और जो इधर लिखती चलती हूँ मैं, ग्लूकोज को बाई ग्लाइकोलाइसिस साइकिल द्वारा किस में बदला जाता है, पायरुवेट में। ठीक है, ये कहाँ चलती है, ये चलती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और पायरुवेट कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ गया ये, कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में गया। अरे यार गंदा हो रहा है ये सब कुछ, चलो मैं समझाऊंगी फिर, ये सही से नहीं हो पा रहा है, बड़े पेज पे समझाऊंगी। ठीक है, यहीं पे आते हैं। यानी इतना समझ लो, क्रेब्स साइकिल जो है वो मैट्रिक्स में चलती है। ठीक है, ये कहाँ चलती है, मैट्रिक्स में चलती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलती है, ये इनर सेल पे, इनर मेम्ब्रेन पे चलती है। ठीक है, मैं इसे डिटेल में अभी पढ़ाऊंगी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं डिस्कवरी। डिस्कवरी क्या होती है, सॉरी, डिस्कवरी यानी खोज। माइटोकॉन्ड्रिया की कब खोज की गई थी, क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले कौन आए थे, 1857 में अल्बर्ट बॉन कॉलिकर आए थे। अल्बर्ट बॉन कॉलिकर ने क्या किया था, देखो मैं बताती हूँ। जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो स्ट्रेटेड मसल हैं, स्ट्रेटेड मसल मीन्स कि जिनसे वो मतलब हाथ पैरों की मसल है उनके, जिससे वो उड़ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। स्ट्रेटेड मसल जो हैं उन पर क्या किया था इन्होंने, स्टडी की थी। इन्होंने क्या देखा, इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स, उनकी कोशिकाओं में क्या पाए जा रहे थे, ग्रेन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर पाई जा रही थी। तो इन्होंने बोला ये कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर है, ये है क्या। ठीक है, और बाद में इसको क्या बोल दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, अल्बर्ट बोन कॉलिकर फर्स्ट ऑब्जर्व ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर इन मसल्स, कौन सी मसल, स्ट्रेटेड मसल, लेटर आइडेंटिफाई एज माइटोकॉन्ड्रिया। बाद में इसे क्या बोल दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया।
1890 रिचर्ड अल्टमान डिस्क्राइब देम अ बायोब्लास्ट। रिचर्ड अल्टमान ने इसे क्या बोल दिया, ये भाई बायोब्लास्ट है। बायोब्लास्ट यानी जीने के लिए जो ब्लास्ट होता है, ये समझ लो कि बायोब्लास्ट है, ठीक है। वर दे वर एलिमेंट्री लिविंग यूनिट, यानी इन्होंने क्या बोला, बायोब्लास्ट बोला। बायोब्लास्ट यानी जीवित, जीवन, ठीक है, ऐसे ही समझ लो। लिविंग यूनिट, जीने के लिए जो यूनिट आवश्यक है वही क्या है, बायोब्लास्ट है। 1898 कार्ल बेंडा ने इसको क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया। इससे पहले नाम नहीं दिया गया, इसे ग्रेन्यूल बोला जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है, इससे पहले नाम नहीं दिया, बेंडा ने आके नाम दिया। 1898 कार्ल बेंडा द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसमें माइटोस वर्ड का अर्थ क्या है, थ्रेड यानी धागे नुमा संरचना। जो कौन होता है इसमें, डीएनए पड़ा होता है। कौन पड़ा रहता है इसमें, डीएनए पड़ा रहता है, धागे नुमा संरचना लिखा नहीं जाता इस पर, डीएनए। और कॉन्ड्रियोन मीन्स ग्रेन्यूल्स, जो कौन पड़े रहते हैं, कैल्शियम आयन पड़े रहते हैं, ठीक है, कैल्शियम आयन पड़े रहते हैं। फिर 19 ऑनवर्ड, मतलब 19वीं सदी के बाद या आगे, इम्प्रूव स्टेनिंग एंड इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपी। बाद में क्या इम्प्रूव हुई, स्टेनिंग और इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपी। स्टेनिंग माने उसको, सेल को कलर करके उसको माइक्रोस्कोप में दिखाया जाता था। कौन से माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। उसमें सारे जो उसके सेल पार्टिकल थे, जो भी सेल ऑर्गेनेल थे, सब स्पष्ट दिखाई देते थे, ठीक है। उसको कलर कर लो, फिर सारे सेल ऑर्गेनेल को देखो तो उसमें स्पष्ट दिखाई देते। जैसे कि मान लो जैसे हमारे पास कोई एक ड्रेस है, ठीक है, उसमें क्या है ना, धागे की कढ़ाई हो रही है, वाइट कलर की ड्रेस है, उसमें जो धागा है वो भी वाइट कलर का है, और धागे की कढ़ाई हो रही है, उसको हम मान लो उसमें डालते हैं, नील में डाल देते हैं। तो जब हम उसे निकालेंगे तो जहाँ पर वो धागे की कढ़ाई हो रही है, जो डिज़ाइन बनी हुई है धागे की, वहाँ नील ज़्यादा होगा। ऐसे ही स्टेनिंग होती है, जब सेल को उसमें स्टेन में डाला जाता है और उसे कलर किया जाता है और फिर उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो उसके सारे सेल ऑर्गेनील स्पष्ट दिखाई देने देते हैं। जैसे नील में डाल के उसके सारे फ्लावर स्पष्ट दिखेंगे, ठीक है। इम्प्रूव स्टेनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्ड द इंटरनल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और इसको इन्होंने क्या बताया, मतलब इन्होंने किसको रिवाइव्ड किया, इंटरनल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को, जो अंदर की मेम्ब्रेन थी उसको बताया और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बताया, ठीक है। 1967 लिन मार्गुलिस रिवाइव्ड एंड पॉपुलराइज द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। जो लिन मार्गुलिस थे, 1967 लिन मार्गुलिस ने क्या बताया कि कौन सी थ्योरी दी थी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहती है कि एक तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल थी, प्रिमिटिव टाइप की यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यानी इसके पास सब कुछ था, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, सब कुछ था इसके पास। किसकी कमी थी इसके पास, इसके पास कमी कुछ नहीं थी। इसे दो प्रोकैरियोटिक सेल दिखी। एक कौन दिखी, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखी और एक कौन दिखी, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए छोटा बनाया है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया रियल में छोटा ही होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की अपेक्षा छोटा होता है। और ये कैसा था, ये इस तरह से इसकी आउटर मेम्ब्रेन थी और क्लोरोप्लास्ट। तो इसने पहले क्या किया, जो ये राक्षस सेल थी या एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में जो सेल थी, यूकैरियोटिक सेल थी, इसने क्या किया, सबसे पहले इसको खाया, तो इसको इनगल्फ कर लिया। कौन है ये, क्लोरोप्लास्ट है। इसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद ये इसके अंदर आ गया, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया यहाँ पे। अब ये इसको कह रहा है कि भाई मैं तुझे ना, मतलब डाइजेस्ट कर लूँगा, ख़त्म कर दूंगा मैं तुम्हें। तो इसने बोला कि भाई मुझे मारो मत, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, मुझे मारो मत, मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ। इसने बोला क्या कर सकते हो, कि मैं तुम्हारे लिए ना ग्लूकोज बना सकता हूँ। तो इसने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, तो फिर ठीक है, तुम मेरे लिए ये काम करो। तो फिर इसने जो ये यूकैरियोटिक सेल है
इसने अपनी एक आउटर मेम्ब्रेन दे दी और इसे जैसे बोलते हैं ना कि हमारे घर का हमारे जो भी नया व्यक्ति आता है, जैसे शादी होकर नई लड़की आती है तो उसका क्या होता है कि उसे आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा दिया जाता है, राशन कार्ड में उसका नाम लिखवा दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि हाँ भाई ये इसी घर की है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, इसे आउटर मेम्ब्रेन दे दी गई, किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, और इसका क्या बन गया, आधार कार्ड बन गया कि हाँ भाई ये इसी सेल की है। ठीक है, ये इसके लिए ग्लूकोज बनाती थी और सेल को दे दी थी। बाद में इसने देखा एक और सेल पड़ी हुई है, ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियन सेल जो भी है और ये क्लोरोप्लास्ट सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं। इनके पास अपना डीएनए है, लेकिन कैसा डीएनए है, बैक्टीरिया की तरह सर्कुलर डीएनए है। इसके पास भी डीएनए है अपना, लेकिन कैसा डीएनए, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स है इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं, लेकिन कैसे पाए जाते हैं, 70S टाइप के पाए जाते हैं। इसके भी मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन कैसे पाए जाते हैं, 70S टाइप के। तो अब इसका दिमाग खराब हुआ, फिर इसने इसको भी इनगल्फ कर लिया, इसको भी खा लिया। लो भाई, इसको भी खा लिया। अब इससे बोल रहा है इनगल्फ करने के बाद मैं तुझे डाइजेस्ट कर लूँगा, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊँगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने बोला नहीं गुरुजी मुझे मत मारो, प्रभु दीनानाथ मुझे मत मारो। तो उसने बोला तो फिर तू बता आखिरी इच्छा क्या है तेरी, कि आखिरी इच्छा कुछ नहीं है मेरी, बस मुझे मारो मत, मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। कि क्या काम करेगा मेरे लिए, कि मैं तुम्हारे लिए जो ये ग्लूकोज बना के देंगे भाई साहब जो साइड में बैठे हुए हैं, इनको पहले इनगल्फ किया है, मैं उस ग्लूकोज से आप क्या बना सकता हूँ, मैं आपके लिए एटीपी बना सकता हूँ, एनर्जी बना सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है भाई ये काम कर रहा है, चलो ठीक है। तो फिर तो इस सेल ने इसको भी क्या दे दिया, क्या दे दिया, इसे आधार कार्ड दे दिया, यानी आउटर मेम्ब्रेन दे दी। इस तरीके से इनके पास आउटर मेम्ब्रेन आई, बाकी इनके पास पहले सिर्फ इनर मेम्ब्रेन थी। इसे बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक। एंडोसिम्बायोटिक यानी अंदर ले जाने के बाद क्या हो गया, ये आपस में सलाह मशवरा हो गया और एक साथ रहने लगे, इसे बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यही थ्योरी किसने दी थी, किसने दी थी ये थ्योरी, लिन मार्गुलिस ने। तो लिन मार्गुलिस रिवाइव्ड एंड पॉपुलराइज्ड द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, प्रपोजिंग माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट फ्रॉम फ्री लिविंग, ये पहले कैसा था, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया था, और वो भी एरोबिक बैक्टीरिया था क्लोरोप्लास्ट, और ये भी एरोबिक बैक्टीरिया था। इनगल्फ बाई एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल, एंसेस्ट्रल यानी पुराने जमाने की यूकैरियोटिक सेल ने इसको इनगल्फ कर लिया। बाद में इन्हें धमकी दी गई कि हम तुम्हें चबा जाएंगे, फिर बाद में इन्होंने हाथ पैर जोड़ के उसे सलाह वला कर ली। देखो अब हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं। इसका डायग्राम इसमें कुछ अच्छा क्लियर नहीं है, मैं दूसरा बना के समझाती हूँ। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं इसका हम। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके बाहर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके बाहर क्या होती है, स्मूथ लेयर होती है। ठीक है, जबकि इसके अंदर की साइड क्या होती है, फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, फोल्डेड मेम्ब्रेन जो है इसमें जो फोल्ड बने हुए हैं अंदर की तरफ, इसे हम एक फोल्ड को बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, अरे लिखा नहीं जाएगा, क्रिस्टा, और वैसे हम इन्हें क्रिस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा रहता है, ऐसे लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ऊपर वाले डायग्राम में सारे नेम दिखा दूंगी मैं। ठीक है, मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं। ये क्या है, मैट्रिक्स, ये क्रिस्टा, ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है,
इस तरह से सर्कुलर डीएनए पड़ा रहता है। क्या पड़ा रहता है? सर्कुलर डीएनए, डीएनए, ठीक है। और इसमें 70S टाइप के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से एस टाइप? 70S। जबकि साइटोप्लाज्म में कौन से पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं 80S, ठीक है। और ये क्या है? ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। और इसके बीच में जो ये पाया जा रहा है, इसके बीच में जो ये स्पेस पाया जा रहा है, इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इस तरह से ये समझ में आया। अब मैं थोड़ा ऊपर दिखा देती हूँ। ये जो डायग्राम है ये क्लियर नहीं दिया हुआ, अजीब सा है, तो आप समझ लेना, ठीक है। क्रिस्टी अभी बताई थी, क्रिस्टी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी इनर मेम्ब्रेन, ये वाली जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली, ठीक है। क्रिस्टी यहाँ पर ऐसे बनी होती है, क्रिस्टी होती है, नीचे बताई थी। और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये जो बीच में है, ठीक है। और ये आउटर मेम्ब्रेन है। और यहाँ क्या पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जा रहा है। और ये क्या है? पूरा ये मैट्रिक्स है। और ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं इसके अंदर। अब इसकी स्ट्रक्चर का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड और ओवल ऑर्गेनील। ये कैसा है? रॉड शेप्ड है या ओवल लाइक, यानी जो एग है उसके जैसा थोड़ी स्ट्रक्चर है इसकी। टिपिकली 0.5 to 1.0 μm in diameter and up to several micrometer long। ये क्या होता है? 0.5 से 1.0 μm से कई कई अलग अलग नंबर्स में क्या हो सकता है? इसका डायमीटर हो सकता है या लंबा हो सकता है। दे हैव कैरेक्टर डबल मेम्ब्रेन सिस्टम इनक्लोजिंग अ फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स। इनके पास क्या पाया जाता है? डबल मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं? तो पहली होती है सबसे बाहर की तरफ, अगर हम देखें तो आउटर मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ होती है, चिकनी दिखाई थी। परमेबल होती है, परमेबल होती है ये। इसके पास क्या पाई जाती है? पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, इसकी वजह से ये क्या होती है? परमेबल होती है। ये स्मॉल पार्टिकल को क्या करती है? अंदर अंदर बाहर जाने दे सकती है। और वो आउटर मेम्ब्रेन किससे मिली थी? यूकैरियोटिक सेल ने आधार कार्ड के रूप में दी थी, पहचान पत्र के रूप में दी थी, ठीक है। टू स्मॉल मॉलिक्यूल, ये हैज़ पोरिन, वही है, पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल को अंदर बाहर जाने दे सकती है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्रिस्टी में फोल्डेड रहती है, कई सारी उसमें क्रिस्टी बनी होती है, ठीक है। सिंगल को क्रिस्टा बोलते हैं। इम्परमेबल, यानी ये परमेबल नहीं होती, ये स्पेसिफिक ही किसी मॉलिक्यूल को जिसके साथ मतलब हम ऐसा समझ लेते हैं जिसके पास पहचान पत्र होगा, ये उसी को अंदर जाने देती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कैसे 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 क्या होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? इसके फोल्डेड होती है और इसके पास क्रिस्टा पाए जाते हैं या क्रिस्टी पाई जाती हैं। ये इम्परमेबल होती है, होल्ड्स एटीसी प्रोटीन। एटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या पाई जाती है इसके पास? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है। और ये प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन मतलब बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इनर जो मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इस पर कम से कम लगभग पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के 70%, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के 70% जो एंजाइम हो इसी के पास पाए जाते हैं। तो क्या हमने पढ़ा कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड होती है, क्रिस्टी होती है, इम्परमेबल होती है, और इसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इसके पास 70% एंजाइम पाए जाते हैं पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। और इसके बारे में और मैं बताऊं तो जो क्रिस्टी होती हैं वो क्या करती हैं? क्रिस्टी क्या करती हैं?
ये क्रिस्टी इसका जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करती है। जैसे मान लो एक रस्सी है हमारे पास 2 मीटर, ऐसा मानो कि हमारे पास क्या है, 2 मीटर रस्सी है ऐसे। अगर मैं इसे सीधी रखूँगी ये ज़्यादा जगह घेरेगी, ठीक है, और मेरे पास कम जगह है, मुझे 2 मीटर रस्सी को 5 फुट में रखना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं ऐसे फोल्ड बना बना के रख दूँगी ऐसे। तो ये क्या कर देगी, सरफेस एरिया ज़्यादा घेर लेगी, मतलब इसका रस्सी का ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और ये कम जगह में आ जाएगी, ठीक है। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रीजन बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और इसमें क्या होते हैं, H+ आयन एक्यूमुलेटेड रहते हैं। देखो जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वो आउटर मेम्ब्रेन टू इनर मेम्ब्रेन होता है। देखो मैंने यहाँ बताया है ये कहाँ होता है, बीच में होता है, बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, H+ आयन एक्यूमुलेटेड रहते हैं। ये H+ आयन आते कहाँ से, H+ आयन अंदर से ही आते हैं बाहर, और फिर ये अंदर ही पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। ये H+ आयन अंदर से बाहर आते हैं, ठीक है, और ये बाहर से अंदर ही पहुंचा दिए जाते हैं। ये किस क्रिया में अंदर से बाहर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा बाहर आते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स द्वारा बाहर आते हैं, उनके एंजाइम द्वारा बाहर आते हैं, और ये उन्हीं के द्वारा अंदर पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स कंटेन्स एंजाइम, बहुत सारे इसके पास एंजाइम होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है मैट्रिक्स के पास, और 70S राइबोसोम होते हैं, एंड क्रेब्स साइकिल मशीनरी होती है, यानी इसके पास क्रेब्स साइकिल के जो भी एंजाइम पाए जाएंगे वो सब इसी के पास होते हैं, और इसी में क्रेब्स साइकिल चलती है, ठीक है। और डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। मेम्ब्रेन सिस्टम अब देखते हैं इसको हम डिटेल में। आउटर मेम्ब्रेन अ स्मूथ continuous boundary composed of phospholipid and protein nearly equal amounts। जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर बाउंड्री बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जो इक्वल अमाउंट में होती हैं, ठीक है। कंटेन पोरिन, इनके पास क्या पाई जाती है, पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या करती है, आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल को अंदर बाहर आने जाने दे सकती है, ठीक है। अब वो जो आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या करती है, अराउंड लेस देन 50,000 डाल्टन टू पास फ्रीली, यानी कि जिनका मास 50,000 से कम होगा उनको क्या करती है, बाहर आने जाने दे सकती है, बाहर अंदर जाने दे सकती है, ठीक है। अब हम इनर मेम्ब्रेन को देखते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये फोल्डेड होती है, हाईली सेलेक्टिव होती है, और इनके जो फोल्डेड होती है उनको क्या बोलते हैं हम, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की भारी मात्रा पाई जाती है, यानी लगभग 80%, ठीक है। इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस, और क्या पाए जाते हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं जो 1 to 4 होते हैं, एंड एटीपी सिंथेज, और क्या पाए जाते हैं, एटीपी सिंथेज पाया जाता है। ये इम्परमेबल होती है टू मोस्ट आयंस, ये कैसी होती है, इम्परमेबल, किसी को भी अंदर बाहर नहीं जाने देती मोस्टली, ठीक है। और रिक्वायरिंग स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर, लेकिन किसी को अंदर जाना है तो क्या चाहिए, उसे पहचान पत्र चाहिए कि भाई देखो हम इसी देश के हैं, इसी देश के नागरिक हैं, तो हमें अंदर जाने दो, हमें काम है अंदर, ठीक है। या फिर उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए कि हम बाहर से आए लेकिन हम यहाँ का पासपोर्ट रखते हैं तो हमें अंदर जाने दो। तो ये इम्परमेबल होती है, लेकिन इसे क्या चाहिए, कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर चाहिए अंदर जाने के लिए, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है ये कैसा होता है, द नैरो स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन सिमिलर इन कंपोजिशन टू साइटोसोल, बिल्कुल ये साइटोसोल की तरह इसके अंदर कंपोजिशन भरा होता है, और ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होता है, और ये पतला नैरो क्या होता है, स्पेस होता है, एंड इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटोन ग्रेडियंट, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटोन ग्रेडियंट, यानी कि H+ आयन जो बाहर आते हैं उनको अंदर बाहर करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसे बोलते हैं प्रोटोन ग्रेडियंट। दैट ड्राइव्स एटीपी सिंथेसिस, जो किस में काम करती है, एटीपी सिंथेसिस में काम करता है, इसको हम बोलते हैं कीमो ऑस्मोसिस। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स होता है एंड क्रिस्टी क्या क्या करते हैं, क्या क्या रखते हैं अपने पास। क्रिस्टी
ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड है उसमें, और इसके पास क्या होते हैं, एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस करवाता है ये, ठीक है। और इसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ये फोल्डेड होते हैं इसलिए ये सरफेस एरिया ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो आप देख लें, क्रिस्टी जो होते हैं, these are folds of inner membrane that dramatically increase surface area। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। किसके लिए? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी एटीपी के निर्माण के लिए ये क्या करते हैं, एटीपी के निर्माण के लिए अपना स्पेस को इंक्रीज कर देते हैं फोल्ड के द्वारा। देयर देखो, जितने ज़्यादा फोल्ड होंगे, जितने ज़्यादा क्रिस्टी होंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा सेल को एनर्जी की आवश्यकता होगी, उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और उन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी ज़्यादा होंगी, ठीक है। देयर शेप वेरीज, ट्यूबुलर, लैमिलर, प्लेट लाइक। इनका जो शेप हो सकता है वो कैसे भी हो सकता है, जैसे कि ट्यूब लाइक हो सकता है, लैमिलर हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। और डिस्कॉइडल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप। किसके ऊपर डिपेंड रहता है? सेल टाइप के ऊपर डिपेंड रहता है, एंड एनर्जी डिमांड के ऊपर डिपेंड रहता है। मोर क्रिस्टी इज इक्वल टू मोर एटीपी जनरेटिंग कैपेसिटी, यानी जिसके पास ज़्यादा क्रिस्टी होंगी वो ज़्यादा एटीपी जनरेट करेगा। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और डेंस जेल लाइक फ्लूइड इनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन। जो मैट्रिक्स होता है वो डेंस होता है, घना होता है, जैसे जेली होती है ऐसे, ठीक है। और जेल लाइक फ्लूइड इनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन, ये चारों ओर से किससे घिरा रहता है? इनर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है। इट कंटेन्स, इसके पास क्या क्या होता है देखते हैं। देखो, पहले मैंने बताया था सर्कुलर डीएनए होता है, और क्रेब साइकिल चलाने के लिए एंजाइम होते हैं, और 70S राइबोसोम होते हैं, और कैल्शियम ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं। तो जो एंजाइम हो, इसके पास क्या क्या होते हैं? पहला क्या होता है? एंजाइम होते हैं क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल को चलाने वाले, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। और ये किस में काम करता है? ये मैटरनली इनहेरिटेड में काम करता है। देखो, इसे क्या बोलते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल हैं, या आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल हैं, या पूरे संसार में किसी की बॉडी के अंदर जितनी भी सेल हैं, ठीक है, ह्यूमन में, तो उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ हमारी मम्मी से ही आया है, पापा से नहीं आया। पापा से सिर्फ क्या आए हैं? क्रोमोसोम आए हैं 23, ठीक है। ये जो हमारे मैटरली इनहेरिटेड, यानी कि अगर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाला जाए और उसकी स्टडी की जाए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हमें हमारी मम्मी से मिला है, हमारी मम्मी को हमारी नानी से मिला होगा, और हमारी नानी को उनकी मम्मी से मिला होगा, उनकी जो मम्मी है, यानी जो भी है, ऐसे ही हम लोगों में क्या आ रहा है? सीक्वेंस चलता आ रहा है, और हमारे बच्चों को हमसे मिलेगा, यानी पापा का नहीं जाएगा, यानी मम्मी का जाएगा, मम्मी का ही आता है, मम्मी का ही जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैटरनली इनहेरिटेड। इसके पास क्या पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम, सिमिलर टू बैक्टीरिया राइबोसोम। बताया था मैंने कि ये पहले बैक्टीरिया थे, प्रोकैरियोटिक सेल थे, और इनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं किसके? कैल्शियम एंड फॉस्फेट के, ठीक है, आयन फॉर्म में। और अब हम इसके क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसके हम। देखो, इनके आंसर क्या है ना, नीचे ही दे रखे हैं, वैसे नेक्स्ट टाइम से थोड़ा वैसे करूँगी मैं। हु कॉइन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? किसने दिया था सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नाम? बेंडा ने दिया था, कार्ल बेंडा, या नीचे लिखा भी है, ठीक है ना, इसे तो कर ही लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, क्या एटीपी प्रोड्यूस करता है? अभी तक प्रोटीन, लिपिड, डीएनए की तो कोई बात ही नहीं है, किसकी बात आई? एटीपी की बात आई। द फोल्ड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, जो अंदर वाली जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, उसके जो फोल्ड बन जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी या क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? क्रिस्टी। विच थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम एशियंट बैक्टीरिया? यानी लिन मार्गुलिस ने क्या बोला था? एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। सिम्बायोटिक यानी साथ साथ रहना, एक साथ काम करना, एक दूसरे के लिए काम करना, ठीक है। सेल थ्योरी नहीं दी थी। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडन स्वान ने दी थी। जर्म थ्योरी भी नहीं, इवोल्यूशन थ्योरी भी नहीं, क्या है?
एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम आर ऑफ विच टाइप, ये किस टाइप के होते हैं? 80s होते हैं। किस में पाया जाता है 80s? साइटोसोल में पाया जाता है। 70s होते हैं, ठीक है। विच माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट कंटेन द क्रेव साइकिल एंजाइम, कौन सा माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट जिसमें क्रेव साइकिल चलती है, उसके पास क्रेव साइकिल एंजाइम होते हैं, कौन सा होता है वो? मैट्रिक्स होता है। कौन सा पार्ट होता है? मैट्रिक्स होता है। अब हम चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, ईटीएस साइकिल है, ठीक है। और जो मतलब एसिटाइल कोएंजाइम वाली साइकिल है, ये सब हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पायरेशन में पढ़ेंगे, प्लांट रेस्पायरेशन में, ठीक है। वहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी इनको ही पढ़ लेते हैं हम, सेल ऑर्गेनेल को, ठीक है। क्विक रिवीजन करते हैं इनके हम थोड़ा जल्दी। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन और एटीपी प्रोडक्शन। किसके द्वारा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा। मैं ये बताऊंगी कैसे कैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसकी जो इनर सरफेस होती है, इनर लेयर होती है, वो उसके पास क्या पाए जाते हैं? जो क्रिस्टी होती है उनके ऊपर F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं। इसके पास F0 F1 होता है, ठीक है। ये सब देखेंगे हम आगे, ठीक है। मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। और बाहरी कैसी होती है? स्मूथ होती है। अंदर वाली फोल्डेड होती है, जो क्रिस्टी बनाती है। डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, या इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। ये मैटरनली इनहेरिटेंस को बढ़ाता है और सेल्फ रेप्लिकेट होता है। ये अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, नया डीएनए बना सकता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने आप को बीच में से तोड़कर ये 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। फ्यूजन द्वारा 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, ठीक है। राइबोसोम कैसा पाया जाता है? 70s टाइप पाया जाता है, सिमिलर टू बैक्टीरिया। थ्योरी, कौन सी थ्योरी के द्वारा इनके मतलब बताया जाता है कि ये ऑरिजिनेट हुए हैं? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ड्राइव फ्रॉम एशियंट एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। टर्म कॉइन्ड बाय बेंडा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। की एंजाइम कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेज एंजाइम पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। ऑन इनर मेम्ब्रेन के ऊपर एटीपी सिंथेज क्या पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स सिंथेज एंजाइम पाया जाता है, जिसे कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स 1 भी होता है। कॉम्प्लेक्स 1 से 4 होते हैं, ईटीएस साइकिल में ही होते हैं, ठीक है। एब्सेंट इन मेच्योर मेमेलियन आरबीसी, किसमें नहीं पाया जाता? ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है। मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में ये बिल्कुल नहीं पाया जाता। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील, ये कैसा है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेमी ऑटोनोमस, आधा काम खुद करता है, मतलब 100 में से 30% खुद कर लेता है, 70% के लिए सेल पर डिपेंड रहता है। दे कैन ग्रो एंड डिवाइड इंडिपेंडेंटली बाय बाइनरी फ्यूजन, ये अपने आप को मतलब अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। किसके द्वारा? बाइनरी फ्यूजन द्वारा। बाइनरी फ्यूजन जानते होंगे, जैसे एक सेल है अपने आप को बीच में से तोड़ेगी। मान लो ये सेल है, अपने आप को बीच में से तोड़ेगी और ये 2 सेल बना देगी। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है, अपने आप को बीच में से तोड़ता है फिजन द्वारा, बाइनरी फिजन, यानी 2 में टूटना। और अपने जो मैट्रिक्स है, जो भी डीएनए है, राइबोसोम है, उनको हाफ हाफ बांट देता है कि चलो भाई बेटा अपनी जी लो जिंदगी, हम चले अपने देश, ठीक है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कोरिलेट विद अ सेल्स एनर्जी डिमांड, जो माइटोकॉन्ड्रिया के संख्या होती है वो एनर्जी डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मसल एंड लिवर सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये बीच बीच में पेज लगे। मोर स्किन सेल है फ्यूअर, यानी जो लिवर सेल है, किडनी सेल है, मसल सेल है, इनमें क्या पाए जाएंगे? ज़्यादा संख्या में पाए जाएंगे। और स्पर्म में कितने पाए जाते हैं ये आप कमेंट में बताना मुझे। और कम पाए जाते हैं किसमें? स्किन सेल में, वो कुछ अलग से कुछ थोड़ी करती है। माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन इज लिंक्ड टू डिसऑर्डर सच एज लिन सिंड्रोम या मेलाज एंड इज एसोसिएट विद एजिंग,
ये जो बीमारियां हैं ये किसके द्वारा फैलती हैं, ये होती हैं किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिसफंक्शन यानी काम करना कम कर दे या बंद कर दे या गलत काम करने लगे तो ये बीमारियां होने लगती हैं। ये तो क्या है, ये वाली बीमारी ये जेनेटिक डिजीज़ है, मदर टू चिल्ड्रन जाती है या डॉटर जाती है, ठीक है। आल्सो, और ये किससे रिलेटेड है, एजिंग से रिलेटेड है बीमारियां जो हैं। आल्सो इन्वॉल्व इन कैल्शियम स्टोरेज, के पास क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम स्टोर करता है ये, और हीट प्रोडक्शन करता है थर्मोजेनेसिस द्वारा, ठीक है। एंड एपोप्टोसिस यानी ये प्रोग्राम सेल डेथ, जैसे कि जहाँ से ये थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम, मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा यानी कि जो भ्रूण है उसमें जो उसके बॉडी पार्ट्स बनते हैं, जहाँ हमें जैसे फिंगर बनानी है, देखो यहाँ बताती हूँ। जैसे ये क्या है, उसका लिम्ब है, तो हमें क्या है, हमें नहीं बनानी, अंदर ही फिंगर बनेगी इसकी। तो फिंगर कैसे बनेगी, फिंगर ऐसे बनेगी। अब जो एक्स्ट्रा सेल हैं, ये जो एक्स्ट्रा सेल बनी हुई हैं, इनको क्या करना है, इनकी डेथ करनी है, तो इन्हें ख़त्म करना है, तभी तो फिंगर बन के आएंगी। तो इसी को बोलते हैं हम एपोप्टोसिस, या आगे प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि पहले से प्रोग्राम्ड है कि भाई हाँ यहाँ की सेल ख़त्म होंगी, तो इसे बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस। स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया आर टिपिकली डिस्ट्रॉयड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। हैंस माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम मदर, केवल माता का ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेल जो गैमेट है उसके अंदर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नोट्स डाले हैं, आप देख सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अगर नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक मार दें, ठीक है।